exterior and interior texture paint. नमस्कार, महासंग्राम 2023 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जारी 144 सीटों में से 3 सीट दतिया, गोटेगांव और पिछोर से प्रत्याशी बदले गए हैं। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति और पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में मौजूदा 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इनमें सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप सीकरवार, मुरैना से राकेश मावई की जगह दिनेश गुर्जर, गोहद से मेवराम जाटव की जगह केशव देसाई, सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत की जगह मुंटू सोलंकी, बड़नगर में मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी और ब्यावरा में रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट को होल्ड पर रखा है। यहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगे टिकट की दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ये मामला अभी कोर्ट में है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को मैदान में उतारा है। सागर जिले की 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे हैं। बीना से निर्मला सप्रे, खुरई से रक्षा राजपूत, रहली से ज्योति पटेल और सागर से निधि जैन को टिकट मिला है। भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आरिफ वकील की जगह उनके बेटे आतिफ वकील को टिकट दिया गया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा, गोविंदपुरा से रविंद्र साहू और हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये कुल समीकरण है अभी तक के। आप अगर देखें, एक नजर डालें दूसरी लिस्ट पर, तो किस तरीके से यहाँ पर उम्मीदवारों को उतारा गया है। एक के बाद एक उम्मीदवार और सीटें कौन सी होंगी आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 229 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और आखिरकार उम्मीदवारों को लेकर जो संशय चल रहा था, कांग्रेस में जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि आखिर किसको टिकट दिए जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो 5 दिन में ही विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम निपटा दिया है कांग्रेस ने। भाजपा को पीछे छोड़ दिया है और इस T20 फॉर्मेट की स्टाइल में 2 शॉट में ही 230 में से 229 प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। बीते दिन रात करीब 11:39 पर कांग्रेस की लिस्ट आई और 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता ने एनपी प्रजापति से क्या बातचीत की, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची आ चुकी है और 38 साल पहले केवल 26 साल की उम्र में विधायक बनने वाले पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति हमारे साथ है। इस लिस्ट में उनका नाम वापस से आया है, जबकि इसके पहले वाली सूची में उनका टिकट कट चुका था। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या हुआ अचानक? देखिए, जब कटा तो न्यूज चैनल हो, समाचार पत्र हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि विधानसभा अध्यक्ष का टिकट नहीं मिली। अब जब मिली है तो फिर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखना चाहिए कि अब प्रजापति जी को फिर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को टिकट मिली है ना। ये ब्रांडिंग होना चाहिए, बिना पैसों की ब्रांडिंग होना चाहिए, क्योंकि शिवराज पैसों से ब्रांडिंग करता है, एनपी प्रजापति बिना पैसों की ब्रांडिंग करता है। मिल गई टिकट, ये कांग्रेस का आशीर्वाद है। हमारे पुराने संबंध, स्नेह पिताजी के जमाने के, यही तो है जो काम आए हैं और मैं प्रसन्न हूं। आपने ताकत फिर दिखा दी अपनी। देखो भैया, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, हॉकी खेलता था, हॉकी खेल रहा हूं। सर, ये बड़ी अटकलें थी कि भाजपा में जा रहे हैं, तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई?
ये भैया मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये काल्पनिक प्रश्न कौन मीडिया वाले ने उछाल दिया, जब मेरे जहन में जो प्रश्न नहीं है। आपको अगर किसी के जहन की बात समझ में आने लगी है तो भैया प्रभु का स्थान तुम ही ले लो। मैंने जब जो सोचा नहीं, आप होते कौन हो सोचने वाले? मेरी व्यक्तिगत मान सम्मान मेरे साथ है, उसको मत उछालो। पर आपके आने की खुशी में ही भाजपा गदगद थी। भैया ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब एक बड़ी चुनौती कि वहां शेखर चौधरी को टिकट मिला था, तो कहीं ना कहीं मनोहार या उनको मान मनोबल या क्या लगता है, मान जाएंगे वो? देखो भैया, अगर व्यक्ति सही कांग्रेसी है तो कांग्रेस जैसा कृत्य करे। अगर सही कांग्रेसी है तो कांग्रेस जैसा कृत्य करे। उन्हें मिली तो मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस जैसे बने रहे। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। था एनपी प्रजापति का, आपने सुन लिया उनका क्या कहना था। लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। वासु चौरे हमारे साथ है भोपाल से, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ है, अमित जायसवाल हमारे साथ खंडवा से है और नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ मंदसौर से है। सबसे पहले अमित, आपके पास, अमित आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इस बार जिस तरीके से गहमा गहमी दावेदारों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर हो रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता का क्या कहना है अमित? अपन करेंगे उस काम को। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस बार जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी सूचियां जारी करने में देरी की और अब खंडवा में कांग्रेस की सूची जारी हो गई है। खंडवा से कुंदन मालवीय को टिकट दिया गया है, तो वही हरसूद से सुखराम सालवे को टिकट दिया गया है। खंडवा जिले की चारों विधानसभा स्पष्ट हो गई है। मानधाता से उत्तम पाल सिंह है और पंधाना से रूपाली बारे को कांग्रेस ने टिकट दिया है। खंडवा बीजेपी ने अब तक अपने टिकट की घोषणा नहीं की है, वहीं पंधाना भी अभी तक जो है टिकट की घोषणा नहीं हुई है। मानधाता में भी इंतजार है। कुछ लोग हमारे साथ हैं और इस वक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी है खंडवा से कुंदन मालवीय, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। पार्टी ने जो टिकट दिया है 33 साल बाद ऐसा हुआ है कि रिपीट किया अपना प्रत्याशी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और तमाम नेताओं ने इस बात को महसूस किया कि जो संघर्ष हमने 15 महीने की सरकार के दौरान आम आदमी के लिए किया, खंडवा के लिए किया, वो तमाम चीजें खंडवा के सामने थी, पार्टी की नजरों के सामने थी। ये भरोसा उन्होंने जो मुझ पर जताया है, मुझे पूरा यकीन है कि खंडवा और खंडवा के आम मतदाता जो है वो हमको इस चुनाव में विजयश्री देंगे। 1985 में आखिरी बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी। 1990 के बाद से लगातार जो है बीजेपी का दबदबा है। जनता के बीच में कैसे जाएंगे, क्योंकि जनता जो है वो चाहती है कि जो उनके मुद्दे हैं उनका हल हो और लगातार बीजेपी जीत रही है। आपके सामने चुनौती तो है। हाँ, चुनौती है, लेकिन आप बताइए मुझे, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं इस खंडवा को, कि 1985 के पहले के किए हुए कांग्रेस के कार्य, जो स्थापित कार्य है, आज तक खंडवा उनकी सुविधा भोग रहा है। लेकिन 1985 के बाद आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम था जो खंडवा के लिए सुविधाजनक रहा हो? आज बताइए, हम मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसी तमाम चीजें। स्वास्थ्य के लिए हम इंदौर पर डिपेंड है, अच्छी पढ़ाई के लिए हम इंदौर पर डिपेंड है। तो हमारे पास है क्या? 1985 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे। हमारी ठीक है अमित, आपके पास आऊंगी मैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है रायपुर से, बड़ी खबर, जहां जेसीसीजे की पहली लिस्ट जारी हो गई है और प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम आ गए हैं। राजनांदगांव से शमसुल आलम को प्रत्याशी बनाया है, जगदलपुर से नवनीत चांद को टिकट दिया गया है, कवर्धा से सुनील केसरवानी उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आपको बता रही है। और लगातार क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो इस बीच देखा जाए अगर तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी कर दिया गया है लिस्ट, पहली लिस्ट, जिसमें कि 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो बड़े चेहरे भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि राजनांदगांव से शमसुल आलम को प्रत्याशी बनाया गया है और जगदलपुर से नवनीत चांद को टिकट दिया गया है, कवर्धा से सुनील
केसरवानी को उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार लिस्ट जारी करने का सिलसिला जारी है। तमाम बैठकें और मंथन के बाद राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और इस बीच 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी JCCJ ने कर दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो करीब 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और पहली लिस्ट क्योंकि अभी सामने आई है, इसको लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या पता कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। कांग्रेस बीजेपी तो है ही, लेकिन यहाँ पर अगर अन्य पार्टियों की बात करें, स्थानीय पार्टियों की बात करें, तो वो भी पीछे नहीं है। उनमें भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं इलाके में और ऐसे में छत्तीसगढ़ की ये प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इसलिए कई ऑपरेशंस चलाए। इस ऑपरेशंस को लेकर भी वो चर्चा में रही है और ऐसे में अगर हम बात करें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की, तो फिर ये अपनी रणनीतियों को लेकर और इनके नेताओं के बयान काफी चर्चा में रहते हैं। एक राजनीतिक दल, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, और ऐसे में पार्टी का गठन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा उनके पुत्र अमित जोगी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकाले जाने के बाद उन्होंने की, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा में पार्टी के 4 विधायक भी है। तो सबसे बड़ी बात ये देखना होगा हालांकि कि आखिर यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका कितना प्रभाव होता है चुनावों में, लेकिन फिलहाल 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है अलग अलग जगहों से और ये लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट क्योंकि अभी आई है, इंतजार अभी बाकी है कि और कितने लिस्ट आएंगे और उनमें किनके नाम शामिल होंगे। राजनांदगांव से शमशुल आलम को प्रत्याशी बनाया गया है। जगदलपुर की बात करें, नवनीत चांद को टिकट दिया गया है और ऐसे में ये पहली लिस्ट है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है क्योंकि अभी और भी नामों का ऐलान होना बाकी है। मुकाबला बहुत जबरदस्त हो सकता है, छत्तीसगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि किंग मेकर की भूमिका में भी कई पार्टियां रहती हैं और देखना होगा कि आखिर यहाँ पर किस तरीके के समीकरण बनेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो JCCJ की तरफ से 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जो 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है उनमें तमाम जो हॉट सीट्स हैं उनके कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से। यहां मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? क्या मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है? देखिए, प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं उन सभी 16 सीटों पर जो उम्मीदवार है उनका नाम घोषित JCCJ ने किया है और अभी भी 4 सीट ऐसे हैं जहां आज नामांकन की अंतिम तिथि है और वो नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि कुछ देर बाद दूसरी सूची भी वो जारी कर सकते हैं और जिस तरह से पंडरिया से रवि चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है, कवर्धा से सुनील केसरवानी है, जहां मोहम्मद अकबर है वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी तरह से अगर हम राजनांदगांव की बात करें, शमशुल आलम है, उसे टिकट दिया है। यहाँ से गिरिजवागन कांग्रेस की उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, वो वहां से उम्मीदवार है राजनांदगांव से। इसी तरह जो है डोंगरगढ़ से मुकेश साहू को, खुजी से विनोद उराम को जो टिकट है वो दिया गया है। बस्तर की जो सीट है वहां पर अगर हम बात करें तो बस्तर में सोल साई कश्यप को उम्मीदवार JCCJ ने बनाया है।
जगदलपुर से नवीन चांद है, इनको टिकट दिया गया है। क्योंकि अब चुनाव दिलचस्प इसलिए भी कहा जा सकता है कि एकमात्र छत्तीसगढ़ की जो पार्टी है, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इससे पहले भी उनकी सीटें थी JCG का, तो ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन सीटों राजनीतिक समीकरणों की बात करें युगल, कांग्रेस तो 2018 के विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन हुआ और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन केवल 7 विधानसभा सीट पर ही चुनाव ये गठबंधन जीत सके, जिसमें कि 5 सीट जोगी कांग्रेस के खाते में और 2 BSP के खाते में गई। 2023 की अगर बात करें तो यहां पर कितना बड़ा बदलाव होगा? बात अलग थी तब जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका कद और काफी बड़ा था और उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो जोगी कांग्रेस है वो सामने आई, तब 60 सीट इनको मिला था, जिसमें 5 सीट इनका रहा। लेकिन एक एक करके जो जोगी कांग्रेस के जो विधायक है वो टूटते गए, कोई भाजपा में तो कोई कांग्रेस में, इस तरह से शामिल होते गए। और अभी हाल ही में एक जोगी कांग्रेस के जो विधायक रहे उन्हें बीजेपी का दामन थामा धर्मजीत सिंह ने। तो ये कहा जा सकता है संघर्ष तो इनको क्षेत्रीय पार्टी है इस लिहाज से करना पड़ेगा। और बसपा की गठबंधन की बात जैसे आपने कही, तो बसपा से गठबंधन तो हुआ था लेकिन गठबंधन चल नहीं पाया, कुछ मनमुटाव भी हुए और उसकी वजह से दरारें भी आई। तो ये कहा जा सकता है जो परंपरागत सीट रही है बसपा की, तो उन 2 सीटों पे उन्हें जीत मिली, लेकिन कांग्रेस को काफी डैमेज किया था स्थानीय पार्टी होने के नाते JCG की पार्टी ने, जोगी कांग्रेस ने। तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि टक्कर तो होगी कुछ सीटों पर। जी जरूर। चलिए, 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है JCCJ की तरफ से। अभी आगे देखना होगा मुकाबला यहाँ कितना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया युगल आपका जानकारी साझा करने के लिए। बात मध्य प्रदेश की अगर करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर पहले और दूसरे लिस्ट को अगर जोड़ा जाए तो 144 और 88 उम्मीदवारों को मिलाकर 229 नाम कांग्रेस ने ऐलान कर दिए हैं और इसी के साथ समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी, उत्साह और तमाम तरीके के बयान इस बीच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन जनता का फैसला क्या आएगा, इसके लिए अभी इंतजार करना अभी बाकी है। हमारे साथ रिपोर्टर्स हमारे तमाम जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। वासु हमारे साथ है, नरेंद्र भनौतिया हमारे साथ है, ज्यादा जानकारी लेंगे। वासु, सबसे पहले आपके पास, वासु, 88 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद ही हलचल बहुत ज्यादा तेज है, क्या कोई नाराजगी भी देखने को मिल रही है कहीं से? निश्चित तौर पर देखिए, जब टिकट घोषित होते हैं तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि हर सीट पर 2 से 3 दावेदार होते हैं और लगातार वो अपनी दावेदारी जताते रहते हैं कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए। ये भी पार्टी को बताते हैं कि उन्हें क्यों टिकट मिलना चाहिए, लेकिन सर्वे के आधार पे, स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पे पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट देती है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, सभी लोग साथ में आएंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे और इसके लिए नेताओं ने जो अपनी रणनीति बनाना है वो भी शुरू कर दी है। PC शर्मा, जिनको भोपाल दक्षिण पश्चिम से प्रत्याशी घोषित किया गया है, इस समय मैं उनके निवास के बाहर मौजूद हूं और आप यहां देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है और जीत का दावा भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। शिवी शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है कि ये चुनाव हो सकता है, या फिर भरोसा है 5 साल जो काम किए यहाँ पे वो जनता आपका साथ देगी? निश्चित ही भरोसा है। हमने 5 साल पूरे परिवार ने मिलकर जनता की सेवा करी है, जहां जैसे हो सकता था बहुत सारे काम करवाए हैं, जनता की हर बात सुनी है, जितना एक इंसान के लिए संभव हो सकता है उतनी मेहनत करी है। तो निश्चित ही हम फिर से हाथ जोड़ के जनता के बीच में जाएंगे और मुझे भरोसा है कि जनता हमें फिर से एक बार मौका देगी। कहीं कोई विरोध के स्वर तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है आपकी सीट पर? नहीं, अभी तो ऐसे कोई विरोध के स्वर नहीं है। बाकी जो एक चुनाव का एक नेचुरल वो रहता है कि सब लोग टिकट मांगते हैं, वो सब भी हमारे बड़े भाई हैं और उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे हम सब मतलब पूरा परिवार, हम लोग सब पूरा कांग्रेस परिवार सबसे एकजुट होके, क्योंकि एक बड़ा परिवार होता है, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा अपने ट्वीट में और उसमें लिखा था कि
एक बड़ा परिवार होता है तो थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार टूट जाए। तो वो भी हमारे परिवार के हिस्सा है। यानी कि दावा है पूरा वासु कि परिवार टूटेगा नहीं, थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती है, वो स्वाभाविक है। वापस से आपके पास आऊंगी वासु, आप बात करते रहिए। नरेंद्र धनौतिया हमारे साथ जुड़े हैं मंदसौर से। नरेंद्र, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ की जनता का मिजाज क्या है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मंदसौर जिले की चारों विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और आज जो दूसरी सूची आई है उसमें गरोड़ से पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया को टिकट दिया है और वही मल्हारगढ़ से परशुराम सिसोदिया को टिकट दिया है। और परशुराम सिसोदिया प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने चुनाव लड़ेंगे और पहले भी 2 बार वो हार चुके हैं। ये जो कांग्रेस ने टिकट की घोषणा की है उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि जो दूसरे उम्मीदवार है वो भी पिछली बार जो है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने चुनाव हार चुके थे, लेकिन तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार यहाँ पर श्यामलाल जोगचंद को टिकट मिलेगा, लेकिन उसकी जगह परशुराम सिसोदिया को टिकट दिया है। पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया का भी यही कयास लगाया जा रहा था कि उनको रिप्लेस करके दूसरे को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा कांग्रेस से ऊपर सूची आई है। गरोड़ से सुभाष सोजतिया को टिकट मिला है और वही मल्हारगढ़ से परशुराम सिसोदिया को टिकट मिला है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो जो टक्कर है मल्हारगढ़ से उम्मीदवार भाजपा के घोषित है, गरोड़ से भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जो टक्कर दिखती है मल्हारगढ़ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उनके सामने परशुराम सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया है। आप बताइए कितनी टक्कर मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है और मंत्री जगदीश जी देवड़ा ने अपने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा है जो नहीं किया हो। उन्होंने जो कहा वो करा है। परशुराम सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया, कितना मजबूत उम्मीदवार मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लोकप्रिय नेता वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। परशुराम सिसोदिया जगदीश जी देवड़ा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जगदीश जी के सामने कई बार भी परशुराम सिसोदिया भारी मतों से चुनाव हारे हैं और हम डंके की चोट कह सकते हैं कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश में हमारे उम्मीदवार है और हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। जगदीश जी देवड़ा की मंदसौर जिले में ऐतिहासिक। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? जनता के मुद्दे क्या है? जनता क्या चाहती है? विकास का मुद्दा है हमारा और हम विकास के मुद्दे पर ही आम जनता को सामने। अच्छा, आप बताइए, क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया, क्या देखते हैं आने वाले चुनाव में आप? निश्चित ही आने वाले चुनाव में जो हमने विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से जो मध्य प्रदेश में विकास देखा है, निश्चित ही उस विकास को लेकर भाजपा बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में पुनः अपनी सरकार बनाएगी और माननीय जगदीश जी देवड़ा ने अपने क्षेत्र में विकास को लेकर एक हरित क्रांति के क्षेत्र में जो विकास किए वो करीबन 600 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य उन्होंने किए, जिससे आज प्रदेश ही नहीं सबसे ज्यादा अधिक कहीं विकास हुआ है तो मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुआ है। उस विकास को देखते हुए जनता पुनः अपना जनाधार और मैंडेट माननीय जगदीश जी देवड़ा को और सभी जो प्रत्याशी खड़े हुए भाजपा को उनको अपना पूर्ण बहुमत देकर विजय श्री दिलाएगी। देखिए, जनता का अभी मत है कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है अभी उनको उम्मीदवार घोषित हुए हैं, पहले वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी नरेंद्र। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, जनता का मिजाज वहां पर क्या है? अगर आप उनके साथ मौजूद हैं तो बात करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपने वोटर्स के बीच आप कई बार गए, आप ग्राउंड जीरो पर आपने उनसे बातचीत की, उनके मुद्दे क्या है? जो उम्मीदवार यहां पर उतारे गए हैं क्या वो उनके लिए सटीक बैठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ देर पहले ही हमारे साथ सत्यनारायण पटेल हमारे साथ मौजूद थे, जो विधानसभा क्षेत्र नंबर 5 के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। कांग्रेस ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। अब देखिए, भरोसा जताने की वजह क्या है? जो पिछला चुनाव था, पिछला 2018 विधानसभा में मात्र 1100 वोट से वो चुनाव हारे थे। बीजेपी से महेंद्र हाड़िया के सामने उनका मुकाबला था और महज 1100 वोट के अंदर से वो चुनाव हार गए थे। काफी सक्रिय हैं, देपालपुर से भी विधायक रह चुके हैं, विधानसभा क्षेत्र नंबर 5 से भी एक बार विधायक रह चुके हैं, यानी 2 बार के अलग अलग विधानसभा से वो विधायक भी है। पार्टी ने इस बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, यानी एक ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा गया। वहीं दूसरे तरफ
3 नंबर विधानसभा और महू में, इन 2 जहां पर ब्राह्मण चेहरों को उतारा गया है मैदान पे। एक तरफ नया चेहरा है दीपक पिंटू जोशी, तो दूसरी तरफ शुक्ला हैं। ये 2 अलग अलग नाम सामने आए हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चुनाव की अगर बात करते हैं खासतौर पर पूरे मालवा निमाड़ की, इस मिजाज को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर मालवा निमाड़ के इस बार मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे। हमने कुछ गंदवानी, मनावर, बड़वानी तमाम सीटों पर हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे। वहां का जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार, वो था रोजगार। रोजगार को लेकर लोग इस बार अपना वोट डालने वाले हैं। और अगर खासतौर से निमाड़ की बात की जाए तो लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, रोजगार के लिए उन्हें गुजरात जाना पड़ता है। और इस बार के चुनाव के मुद्दे में, इन्हीं मुद्दों में वहां की जनता वोट डालने वाली भी है। पहली समस्या वहां पे पलायन, दूसरी समस्या है पानी, और तीसरी समस्या जो है इन क्षेत्रों की बस स्टैंड और महिला शौचालय की। इन मुद्दों को लेकर लगातार लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चाहे किसी की भी पार्टी के विधायक बने, चाहे कोई भी सरकार रही, लेकिन इन मुद्दों पे काम नहीं किया गया। आज भी लोगों को, उन क्षेत्रों के लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, शौचालय के लिए तरस रहे हैं, अगर बस स्टैंड में गाड़ियां खड़ी नहीं होती है। और पलायन की तस्वीर हमने भी देखी है। जब हम वहां पे मौजूद थे तो सुबह से लेकर रात तक सभी गाड़ियों में, अगर सभी गाड़ियां देखा जाए तो लोग गाड़ी के ऊपर अंदर भरे हुए रहते थे। यानी बड़ी संख्या में लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, दूसरे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, ये सभी लोग वहां से पलायन कर रहे थे। उनका कहना है कि हमारे यहाँ रोजगार ही नहीं है। सभी लोग जो वहां के लोग हैं वो मौसम पे, यानी मौसम आधारित कृषि है जो, उस पर वो निर्भर रहते हैं। तो यानी तमाम मुद्दे हमने देखे वहां पर। तो सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार, और रोजगार को लेकर इस बार लोग अपनी वोट डालने वाले हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा की हम बात करते हैं तो मालवा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में सीधा उनके भरोसे 66 सीटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आपने मालवा निमाड़ जीत लिया तो सत्ता की चाबी, भोपाल अगर आपको पहुंचना है तो उसकी चाबी जो है वो यहीं से निकलती है। बिल्कुल मिथिलेश, आप बता रहे हैं समीकरण कि आखिर कहां पर किस उम्मीदवार को उतारा गया है, समीकरण कैसे बनेंगे। नरेंद्र धनौतिया, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी, आपके साथ लोग मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर हम देखें तो मुद्दे तो अपनी जगह, लेकिन कैंडिडेट्स और फिर आंकड़े बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। मध्य प्रदेश में क्या, राजनीति में आंकड़ों का खेल बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। तो जनता से पूछिए कि वो इसे कैसे देखते हैं। जी बिल्कुल, जनता से भी पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंकड़े बताते हैं कि मल्हारगढ़ विधानसभा, जहां से आज कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना घोषित किया है, 2008 से अस्तित्व में आई है। तब से लगाकर ये भाजपा के कब्जे में रही है। कांग्रेस एक, ठीक है नरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा हमारा यह खास बुलेटिन। आगे खबरें आपको दिखाएंगे तमाम अहम, आप बने रहिए हमारे साथ। Ready, boys?